चलो अब बेटा शुरू करते हैं। प्रोसेसिंग। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन बाकी, एक दो दो 3 क्वेश्चन बाकी है। चलो पहले देख लेते हैं, वही देख लेते हैं चाहे बाकी रह जाए। तो आओ एक दो वर्कबुक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कर लेते हैं, उसके बाद स्कैनर चालू करते हैं। कहाँ तक हो गए थे? हैं? 13 तक हो गए। 14 और 15 समझाने। 15 और 6। ये भी शेयर्स वाला जब इक्विटी वैल्यूएशन कर लोगे उसके बाद कर पाओगे। तो 15 के बगल में लिख लो इक्विटी वैल्यूएशन, अगर हो तो प्रिंट आउट निकलवाया हो तो। इक्विटी वैल्यूएशन का है ये। जब इक्विटी वाला पढ़ लोगे उसके बाद कर पाएंगे हम लोग ये। 14 में और देखते हैं क्या है। सुपर पेपर मिल इज कंसीडरिंग सेटिंग अप अ co-generating plant power plant to minimize production losses that occur due to frequent interruption of power supply. The proposed plant is contemplated to meet the power requirement of the duplex board paper manufacturing continuous process plant. Capital cost of the इतना इतना 126 मिलियन लगेगा। तो 126 मिलियन का खर्चा है कुल मिला के। और विद फेजिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एज फॉलोज, तो 126 एक साथ में नहीं खर्चा होंगे, जीरो पीरियड में खर्चा होंगे 84 मिलियन, तो बाकी 42 मिलियन का खर्चा होंगे फर्स्ट ईयर के
एंड में। जो ईयर लिखे होते हैं वो ईयर का एंड ही बोला जाता है। तो खर्चा होंगे भैया जीरो पीरियड में और खर्चा होंगे पहले साल के एंड में 42। इस तरीके से 126 मिलियन हो जाएंगे आपके पास। कैपिटल कॉस्ट इज मीट थ्रू कंपनीज ओन कैपिटल ऑफ 38 मिलियन, जिसमें से 38 मिलियन खुद का लगाएंगे, बाकी पैसा बोरो करेंगे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कितने का, 8.85% का। द सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्रोजेक्ट इज अंडर, तो जो बचत होगी बिजली में वो इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, जनरेशन इन मिलियन किलोवाट, प्रेजेंट सप्लाई कॉस्ट, को जनरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, सप्लाई कॉस्ट जो आती है वो पर किलोवाट में इतनी आती है, वो जनरेटिंग कॉस्ट जो निकलेगी वो इतनी निकलेगी, मतलब इससे कंपेरिजन में इससे कम ही आ रही ना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, अपना सेविंग जो बचत होगी। बिजली खरीद के लाएं इतने पैसे मिलेगी, कुछ जनरेट करेंगे इतने पैसे में जनरेट होगी, जनरेटर लगा के इतने किलोवाट आप जनरेट कर रहे हो, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इसको पता चल जाएगा टोटल पहले साल में कितने की सेविंग होगी, है ना। तो वही देखो यहाँ करके दिखा रहा है। अपने सवाल और रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। पहले बताना है कि को जनरेटिंग प्लांट इनके लगाना ठीक है कि नहीं है। वाइबल का मतलब क्या है कि मतलब सही है कि नहीं, नेसेसरी कैलकुलेशन करनी है आपको। फिर एस्टिमेट द लेवराइज कॉस्ट ऑफ जनरेशन कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग द को जनरेशन प्लांट, यू हैव इग्नोर द टैक्स इफेक्ट एंड अज्यूमिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 16% की है। ठीक है, तो देखो बेटा प्रॉब्लम ये है कि लोन जो है वो लोगे तुम 8.85% में। पहली क्लास में बताया गया था आपको, या फिर जब एनपीवी कर रहे थे तब बताया था कि जब आप प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग करते हो तो वहां पे डब्ल्यू का यूज किया जाता है एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो इस सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दे नहीं रखा है, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालोगे, डब्ल्यू वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले देखो डब्ल्यू का फॉर्मूला लगा के कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली गई। तो इक्विटी से लाओगे 38 मिलियन और बाकी 88 कहाँ से लाओगे, लोन से, तभी तो 126 पूरे होंगे। इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16 है, लोन की 8.85 है। वैसे लोन में 1 - टी करते हैं, लेकिन सवाल में खुद ही कहती से इग्नोर कर दो, वरना फिर लोन में क्या करना पड़ता, पहले 1 - टी करना पड़ता। बच गए आप। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्या मल्टीप्लाई करोगे, वेट पहले लिखोगे। ठीक है, इन्होंने वेट नहीं निकाला, डायरेक्टली वेटेड कॉस्ट निकाल ली। पहले आप वेट निकाल के लिखते हैं यहाँ पे ऐसे बगल में, छोटा सा वेट 38 डिवाइड बाई 126 जो भी आए, 38 डिवाइडेड बाई 126, तो 0.3016 के आसपास आ रहा है। और 88 डिवाइड बाई 126 अगर करा जाए तो आ रहा है 0.6984। फिर इससे इसको जब मल्टीप्लाई करते तो ये आता, जैसे आज तक करते चले आए हो आप लोग। नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग, लेट मी चेक कि क्या गड़बड़ है। अच्छा ये वो नहीं निकाला है, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे सीधा ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरा मेथड नहीं बताया था तुम लोग को, वह अप्लाई करा दिया। इससे इसको मल्टीप्लाई करके वेटेड कॉस्ट निकाल ली, और फिर इससे इसको डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे। किसी भी तरीके से करो, चाहे वेट निकाल के करो तब भी 11 आ रहा है, और ऐसे डायरेक्टली कर लोगे तब भी 11 आ रहा है। दो तरीके होते थे, इन्होंने दूसरे तरीके से कर दिया। आप वेट निकाल करना चाहो वेट निकाल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसका सम करोगे, सीधा आपका 11% आ जाएगा। कुल मिला के 11% निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, आगे काम आसान है। कितने किलोवाट बनाओगे, ठीक है, कितने किलोवाट बनाओगे वो दे रखा है आपको, ये इसका डिफरेंस निकालो। तो ये सेविंग हो गई कि 1 किलो बिजली, 1 किलोवाट बिजली खरीद के लाए, इतने की पड़ेगी, बनाएंगे जनरेटर से तो इतने की पड़ेगी, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि ये तो पर किलोवाट है ना, टोटल इतने किलोवाट कंज्यूम करते हो आप। आपको पता चल जाएगा पहले साल बिजली ना खरीद के खुद बनाए तो क्या कॉस्ट है। ठीक है, मतलब क्या सेविंग हो जाएगी वो पता चल जाएगा। हाँ, इंक्रीमेंटल सेविंग निकल रही है आपको। तो ये सेविंग वाला अमाउंट आप समझ पा रहे हो कैसे निकल रहा है। ये 3 कॉलम क्वेश्चन में गिवन ही थे आपको,
यहाँ तक का क्वेश्चन ही का टेबल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 कॉलम, यही कट कॉपी पेस्ट पूरा एज इट इज। तो सेविंग कैसे निकालोगे, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब ऐसे है फॉर्मूला, इसमें मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का डिफरेंस, ऐसे इन दोनों डिफरेंस निकालना, इससे गुणा करते जाना है, कटाकट ये सब निकलते चले जाएंगे। ठीक है, सेविंग निकाल लोगे, फिर डिस्काउंटिंग कर लो 11% के रेट से, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश सेविंग आ गई। आउटफ्लो माइनस कर दे, काम खत्म हो जाएगा। आउटफ्लो निकालना चाहो तो 84 लाख जीरो पीरियड में खर्चा होंगे, 84 मिलियन, उसकी वैल्यू 84 रहेगी। जो पहले साल के एंड में वैल्यू खर्चा होगी वो क्या करोगे, डिस्काउंटिंग कर लोगे इससे। मतलब टेबल बनाते तो ऐसे लिखते ना, अब 0 पीरियड 1 ईयर, फिर यहाँ 84 है ना, और फिर अगला कितना था 42, फिर यहाँ लिखते डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो यहाँ लिखते 1, यहाँ लिखते कितना, ये वाला 9009, फिर मल्टीप्लाई करते वैल्यू निकल के आती। वही कर रहा है 84 तो 84 होगा, वही वैल्यू आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करके सम कर ली धीमे से, वही यहाँ दो करके दिखा रहा है तुम्हें। ये देखो 84 जो पहले साल खर्चा होगा उसके प्रेजेंट वैल्यू वही रहेगी, जो दूसरे साल खर्चा हो रहा है उसकी क्या कर लिया, डिस्काउंटिंग कर लिया, माइनस कर लिया, पॉजिटिव आई, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है इसलिए क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट वाइबल। तो एनपीवी सिंपल से निकालनी है, और कुछ भी इसमें कठिन वाली बात नहीं है। समझ गए सब लोग, कर पाओगे। नीचे दूसरी चीज बताई है वो बता रहे हैं, मतलब इसका ये पहला वाला पार्ट हुआ है अभी। ठीक है, सेकंड में कह रहा है कि लेवलाइज कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर यूनिट निकालें यूजिंग को जनरेशन प्लांट। उसमें देखो क्या किया इन लोगों ने, कंप्यूटेशन ऑफ लेवलाइज रुपीस पर किलोवाट। अरे मतलब कुल मिला के जानते हो क्या कह रहे हैं यहाँ, हाँ ये कह रहे हैं कि बिजली बनाने का ऑन एन एवरेज कॉस्ट क्या निकल रही है। ठीक है, बिजली बनाने की क्या ऑन एन एवरेज कॉस्ट निकल रही है, तो ये है को जनरेशन कॉस्ट, ये पकड़ लिया है कि हर साल इतना खर्चा होगा। ठीक है, फिर पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसका सम कर लिया है, और फिर पीवीएफ से आखिरी में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जैसे ईएसी नहीं निकालते थे वो वाली, कितना खर्चा होगा मेरा, कि प्रेजेंट वैल्यू ये है, और फिर इससे डिवाइड कर दिया, तो लेवलाइज कॉस्ट ऑफ जनरेशन आ गई। लेवलाइज का मतलब इन्होंने वेटेड एवरेज से लिया सिंपली, मतलब इक्विलेंट, इक्विलेंट का नाम यहाँ क्या लिख दिया है, लेवलाइज लिख दिया। तो इक्विवेलेंट कॉस्ट ऑफ जनरेशन लिख देते तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर अंडरलाइन करके इसको लिख लेना। इसका मतलब क्या इन्होंने निकाला है, इक्विवेलेंट। जैसे ईएसी निकालते थे वो वाला काम यहाँ करना पड़ेगा आपको, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। फिफ्टीन वाला बताया था कि जब इक्विटी वैल्यूएशन पढ़ लोगे तब कर पाओगे। एक क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हो तुम, छूटा हुआ है। हम्म, ये तो हमें अपने तरीके से कराना पड़ेगा, यहाँ पे तो उन लोगों ने सब एकदम बंटा ढाड़ कर दिया है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, 8 पे कुछ बताया था, आगे के चैप्टर में है वो। ठीक है, जब आगे के चैप्टर होंगे तब करना, अभी नहीं। चलो आओ पहले 6 करो, फिर आगे का देखते हैं। Company Smart Idea Limited is operating an old machine that is expected to produce net cash inflow of 40,000 in coming year and 40,000 in next year। 2 साल तक पैसा आएगा 40,000 रुपये मात्र।
सैलवेज वैल्यू अभी की 80,000 है, नेक्स्ट ईयर वैल्यू 70,000 रह जाएगी। मशीन कैन बी रिप्लेस नाउ विद अ न्यू मशीन विच कॉस्ट 1.5 लाख रुपए इज मच मोस्ट एफिशिएंटिव विच प्रोवाइड अ कैश इनफ्लो ऑफ 80,000 इन अ ईयर फॉर 3 years. Company know on whether it should be replace machine now or wait for a year with the clear understanding that new machine is best available alternative or that is turn replace in optimal point. इग्नोर करना है टैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10% की, एडवाइस करना है प्रॉपर रीजन के साथ। तो भैया कुल मिला के दो तरीके हैं, या तो अभी बदल दें या फिर 1 साल करके देख लेते हैं। पुरानी मशीन की कॉस्ट निकाल लो कि 1 साल और रन करते हैं तो क्या खर्चा आएगा, और नई मशीन की इक्विवेलेंट कॉस्ट निकाल लो कि 1 साल नई मशीन चलाते हैं तो पहले साल में क्या कॉस्ट आती, कंपेयर करके डिसीजन दे देंगे। ठीक है, तो पुरानी मशीन को अगर हम 1 साल और चलाते हैं तो देखेंगे कि पुरानी मशीन में क्या लागत आएगी उसको रन करने की। ठीक है, तो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं ईएसी ऑफ न्यू मशीन। ठीक है, ईएसी ऑफ न्यू मशीन। तो वे हो सकते हैं इसको करने के दो अप्रोचेस हो सकती हैं। लेट मी क्लियर। ये अप्रोच ज़्यादा सही रहेगी तो वही कर रहे हैं। अगर मशीन को अभी चेंज कर दिया जाए क्या पैसा आएगा और क्या पैसा जाएगा वो देखना है हमें। ठीक है, जीरो पीरियड में आपके पास से कितने पैसे जाएंगे, नई मशीन 1.5 लाख की आएगी और पुरानी कितने में चली जाएगी, 80,000 में चली जाएगी। ठीक है, तो यानी कुल मिला के आपकी जेब से जाएंगे 70,000 रुपए। 1.5 लाख माइनस 80,000, जीरो पीरियड में आपके खर्चा कितने होंगे, 70,000 रुपए। पुरानी मशीन का काम लग चुका है, नई मशीन से 3 साल तक कैश इनफ्लो आएगा 80,000 रुपए। ये पैसा जा रहा है, ये पैसा आ रहा है, इसके अलावा ना कोई पैसा जाएगा ना कोई पैसा आएगा, यही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। हाँ बेटा, 1.28 सब मल्टीप्लाई करने के बाद बता रहा हूँ, 1 लाख तक कम कैसे हो गया, अच्छा ये माइनस कर दियो सब, ठीक है। 1,28,000 ये तो हो गया कि अभी रिप्लेस करते हैं। अभी रिप्लेस करोगे तो ये मशीन आपकी 3 साल चलेगी, तो उसको 3 साल के पीवीएफ से डिवाइड कर दो तो एनुअलाइज कॉस्ट आ जाएगी आपकी। 3 साल का पीवीएफ निकाला होगा कितना आया था बेटा, 2,51,000 कितना, 852 रुपए। इन्होंने फुल वैल्यू लिए तो 2, 4, 5, 10 रुपए आगे पीछे भी आ सकते हैं आप लोग के, तो कर लेना अपना। 5, 10 रुपए आगे पीछे आए तो चिल्लम चिल्ली ना मचाना। दूसरा रास्ता बताया था कि क्या करें, 1 साल पहले वेट करें और उसके बाद रिप्लेस करें। जब बोला 1 ही साल वेट करना था तो 2 ही साल का इन्फ्लो का है बताए थे।
एक और ऑप्शन होना चाहिए था कि पुरानी मशीन को 2 साल चला सकते हैं, तो कह देता कि 2 साल बाद रिप्लेस करो, लेकिन वो नहीं दी। 1 साल चलाओगे मशीन को पुरानी, तो देखो होगा क्या। ये ईयर हो गए आपके, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। तो जीरो पीरियड में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अभी तो कुछ कर भी नहीं रहे हो, 1 साल चलाओगे ना मशीन, 1 साल मशीन चलाओगे तो पुरानी मशीन से 40,000 आएगा, आ रहा है। ठीक है, पुरानी मशीन से 1 साल के एंड में 40,000 आ जाएगा, जो आप कमाओगे 1 साल में। प्लस अब उसकी सैलवेज वैल्यू बची है 70,000, नई मशीन खरीदोगे 1.5 लाख की, तो अब जीरो पीरियड में आप मतलब फर्स्ट ईयर में ही 80,000 जाएंगे। फर्स्ट ईयर 2 बार अलग अलग लिख रहे हैं। एक बार ये ओल्ड मशीन से कैश फ्लो आ रहा है 40,000 का, जो पुरानी मशीन को चलाओ 1 साल तक 40,000 कमाए। फिर तुरंत ही क्या करोगे, 1 साल चलाने के बाद वहीं पे पुरानी मशीन को दे दोगे, 70,000 में ली जाएगी, नई मशीन 1.5 लाख की लाओगे, तो 80,000 का आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। 1.5 लाख माइनस 70,000, 80,000 जा रहे हैं। नेट करके भी 40 लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग लिखेंगे जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, अब ये मशीन लग गई। अब आपको दूसरे साल के एंड से पैसा आना चालू होगा नई मशीन का, जो 80,000 कमाओगे आप। पहले साल तक ये मशीन चलाओगे ओल्ड वाली, और फिर नई मशीन की लाइफ कितने साल है, 3 साल। तो पहली मशीन से 40 आएंगे पुरानी मशीन से, और 3 साल तक ये 80 80 80 आएंगे, वही यहाँ दिख रहे हैं। और ये है पुरानी मशीन को जब हटा के नई मशीन लगाओगे तो यहाँ जो लागत आएगी वो लिखी। समझ गए पैसे कैसे कैसे लिखे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद निकाल लो डिस्काउंटिंग फैक्टर। जीरो पीरियड में कुछ भी नहीं आ जा रहा है, 1 ईयर का हो जाएगा तुम्हारा 10% रेट से 909, ये भी 1 ईयर का है तो 909, 826 751 683। अब इनको कर दोगे मल्टीप्लाई। ये चूंकि 4 साल का मैटर हो जाएगा, तो इसको 4 साल के PVAF से डिवाइड करेंगे, और इसका आ जाएगा आपका एक तरीके का NPV तो आई है, और क्या आया है, तो ये आ जाएगा EAB। यहाँ भी NPV आई है क्योंकि आउटफ्लो भी तो माइनस कर दे रहे हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा आपका EAB आ जाएगा। हाँ बेटा, मल्टीप्लाई करके वैल्यू बताओ कितनी कितनी आई है सब, मतलब टोटल बता दो इकट्ठा सीधा। 1,44,440, 4 साल का PVAF 3.170, डिवाइड कर दो, EAB आ जाएगा 45,565 रुपए। ठीक है, तो कुल मिला के पुरानी मशीन को भी 1 साल तक और रगड़ो, उसके बाद बेचना वो फायदेमंद है। तो डिसीजन शायद इनका भी वही आया होगा, लेकिन ये सब कुछ लिखबे नहीं करी है। हम्म। हाँ, यहाँ पे ये भी याद आ रहा है, इन लोगों ने यहाँ तक तो काम किया था, इसके आगे काम करना भूल गए। यहाँ तक तो कर दिया था इन्होंने, यहाँ तक निकाल भी लिया था, लेकिन सेकंड पार्ट हमें लग रहा कहीं छपने से ही मिस हो गया। सेकंड पार्ट जब इस तरीके से करोगे तो ये भी आया है नई मशीन का ज़्यादा, मतलब तुरंत रिप्लेस करेंगे ज़्यादा है, हर साल ऑन एवरेज 51,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, पुरानी मशीन को। हाँ, तो जब पहले साल लगा ही नहीं हो तो कहाँ आएंगे, 1 साल वेट कर रहे हो ना। ठीक है, एक इसकी दूसरी अप्रोच भी हो सकती है, वो दूसरा तरीका होगा, हो सकता है डिसीजन बदल जाए, क्योंकि अप्रोचेस के हिसाब से डिसीजन चेंज हो जाता है। बात समझ रहे हो, तो डिसीजन वेरी कर सकता है।
जैसे एक अप्रोच और भी हो सकती थी इस सवाल को लगाने से, क्योंकि देखो बेटा, पुरानी मशीन में प्रॉब्लम इस सवाल में ये है कि पुरानी मशीन को 1 साल और चलाओगे तो खर्चे क्या होंगे वो नहीं रखे। और ऐसा थोड़ी ना होता कि मशीन चलाओगे तो खर्चे नहीं होंगे आपके। या ये कह लें कि इन्होंने इसको नेट कर दिया है, मतलब जो खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद भी क्या हो रहे हैं आपके पास, 40,000 बच रहे हैं। समझ लो। लेकिन वही नई मशीन लगा देंगे तो 40 की जगह 80 बचना चालू हो जाएंगे। नई मशीन लगाने में क्या है, 40 की जगह पे 80 बचना, मतलब एक पुराने प्रोजेक्टर से पढ़ा तो 40,000 इनकम आ रही, 1 साल और पढ़ा सकते हैं लेकिन 40 ही आएंगे। नया बदल दें, 80 आना चालू हो जाएगा। तो एक इंक्रीमेंटल अप्रोच भी हो सकती है कि अगर मैं पुराना वाला अभी हटा दूं, नया वाला अभी लगा दूं, तो 40,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे आपके हर साल के। यहां से अगर देखो तो आपके पास कितने पैसे एक्स्ट्रा आएंगे, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। और सैलवेज वैल्यू केवल 10,000 से कम हो रही। अभी बेचेंगे तो 80 बिक जाएगी, 1 साल बाद बेचेंगे तो कितने की बिकेगी, 70 की बिकेगी। तो चलो 10 का नुकसान भी हो जाएगा, तब भी अल्टीमेटली तो 30,000 आपको ज्यादा बच रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि जो पैसे आपको 1 साल बाद लगाने चाहिए, नई मशीन अगर 1 साल बाद चेंज करते तो पैसे आपकी जेब से 1 साल बाद जाते। कितने, 80। 1 साल बाद अगर खर्चा करते तो कितने जाते, 80। वो अभी जा रहे हैं 70। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें कि 80,000 1 साल बाद जाते तो क्या उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती, 70,000 अभी जा रहे हैं तो क्या प्रेजेंट वैल्यू, उसका डिफरेंस ले लें। इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन अल्टीमेटली वही आएगा, नई मशीन लगाना। ये डिफरेंस वही निकल के आएगा, नई मशीन लगाना, क्योंकि आज नहीं कल तो बदलनी तो ही है तुमको। आज बदल लोगे तो 70,000 लगेंगे, 1 साल बाद बदलोगे 80 लगेंगे। तो 10,000 तो बचा ले रहे हो कि 1 साल बाद न बदल के आज बदल दें। समझ लो, 1 साल बाद ना बदल के आज बदल दें तो 10,000 तो ज्यादा खर्चा हो रहे हैं तुम्हारे। मतलब 1 साल बाद बदलते तो 10,000 आपकी ज्यादा कॉस्ट लगती। अभी बदल के ये भी फायदा है कि 10,000 वो भी बच रहे हैं तुम्हारे। तो एक आम आदमी भी होता ना तो आज मशीन बदल देता, ये सब कुछ ना लगाता, सिंपल दिमाग लगाता कि देखो भैया मशीन तो बदलनी बदलनी, 1 साल बाद बदल गए है ना, तो पैसा लगी है 80,000। अभी अगर बदल देंगे तो पैसा कितना लगेगा, 17,000 लगेगा। तो एक तो ये है अभी बदलने में उसका 10,000 का ये बचत हो रही, और अभी बदलने में ये फायदा है कि जो पुरानी मशीन से खाली 40 आते, नई मशीन से 80 आएगा। तो उसको दोनों तरफ से फायदा दिख रहा है कि एक तो साला खर्चा कम हो जा रहा है ना, कि जो भैया हमको 1 साल बाद खर्चा करना 80,000, आज खर्चा करते 70,000, काम चल जाएगा। तो डबल टाइप से फायदा है। तो एक आम इंसान भी होता ना तो बिल्कुल कोई दिमाग ना लगाते हुए भी क्या कर लेता, वो नई मशीन आज ही लगा देता, इतना कैलकुलेशन करने की भी नीड ना होती। लेकिन अब आप एग्जाम में आएगा तो करके तो दिखाना ही पड़ेगा इस तरीके से आपको। ऐसे नहीं कर सकते भैया लगा लो काम खत्म हो जाए, कि एमसीक्यू थोड़ी ना आया। तो इस तरीके से बेटा डील करना पड़ेगा इस सवाल में आपको एग्जाम में। बाकी प्रैक्टिकल लाइफ में आता तो ये सब कुछ ना बनता, डायरेक्टली हम तो नई मशीन लगा देते, काम खत्म कर देते। हाँ, क्या कर दे, हाँ कर दे, कर दे। अलार्म बज रहा था किसी का, अर्पित का था क्या। मैंने ट्रेनिंग के हिसाब से अलार्म लगाया होगा अभी। तो वर्कबुक के क्वेश्चन खत्म हुए बेटा, जितने अभी हो सकते थे। बाकी एक दो बच्चे जो हैं वो बाद में कराए जाएंगे जब वाले चैप्टर हो जाएंगे जिनका उनके साथ कनेक्शन। अब यहाँ जो सवाल दे रखे हैं वो 2012 से दे रखे हैं, और 2012 से 25 तक टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। तो 50 पेज का केवल इस चैप्टर का पीडीएफ है। ठीक है, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली कम से कम 20 सवाल होंगे। ठीक है, 5-6 कराने बाकी कर लोगे। अरे ये लोग तो नहीं कर पाएंगे ना, ये लोग तो गरीब लोग हैं, नहीं कर पाएंगे।
वैसे अगले चैप्टर में पढ़ोगे आप, कभी कभी क्या होता है एस्टिमेटेड सेल की प्रोबेबिलिटी वगैरह दे रखी होती है। तो एक चैप्टर तुम लोग पढ़ के आए हो 2022 सिलेबस में, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी होती है तो उसको क्या कर लेते थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते थे, और उससे हम लोग अपना डिसीजन लेते थे जो भी है। तो सवाल में यही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आपको तीन तीन सेल दे दी, तो ऐसे तो माना नहीं जाएगा। इन सेल को इन प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लोगे, उसको सेल मानेंगे पहले साल की। समझ लो, ऐसे ही ईयर टू में ये सेल की प्रोबेबिलिटी है, तो इनको इससे, इनको इनसे, इनको इनसे मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी ईयर टू की एक्सपेक्टेड सेल आ जाएगी। इस तरह इन वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, ईयर थ्री की एक्सपेक्टेड सेल आ जाएगी। सवाल उससे लगाना है, तो पहले देखोगे तो आंसर में वही किया गया होगा, उसको गुणा करके सम करके निकाला है। एक्सपेक्टेड सेल फर्स्ट ईयर के 8 आई है, सेकेंड ईयर की 18.6 आई है, थर्ड ईयर कितनी आई है 12.4। जैसे ही ये आ जाएगा समझ लो इसका काम खत्म, ये हटे किनारे, ये सेल मानी जाएगी, इससे सवाल लगाया जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, आओ बढ़ा देते हैं भैया। एक कंपनी डेवलप कर रही एक नया टॉय विच हैज बीन एस्टिमेटेड टू हैव अ लाइफ साइकिल ऑफ 3 ईयर। To manufacture the toy, the company will have purchases a semi-automatic injection molding machine at a cost of 8,60,000 रुपए। मशीन विल हैव स्क्रैप आफ्टर 3 ईयर, 1,10,000 के बिक जाएगी 3 साल बाद। वेरिएबल जो कॉस्ट लग रही है वो 40% है सेलिंग प्राइस की, तो जितनी सेल या सेलिंग प्राइस निकल के आएगा उसका 40% वेरिएबल कॉस्ट है, 60% कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अपार्ट फ्रॉम डिप्रिसिएशन, मतलब डिप्रिसिएशन को छोड़ के, बाकी सवाल से भैया 50,000 रुपये सालाना। बिसाइड, इसके अलावा, बिसाइड की हिंदी क्या होती है, अलावा। एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट भी लगेगी, 1,00,000 रुपए की पहले साल, 1.5 लाख रुपए की दूसरे साल, और 50,000 रुपए की तीसरे साल। ये डेटा दे रखा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो लेना है 15% लेना है, टैक्स रेट लेना है 30% का। प्रिपेयर अ शेड्यूल कंप्यूटिंग द प्रोबेबल सेल, यही है, ये जो प्रोबेबल सेल निकालो, ये प्रोबेबल सेल ऑफ द न्यू टाई। चलो बन गया, ये निकाल लिया तुमने, एक काम खत्म हो गया। फिर और दूसरी बात पूछ रहा है, अब ये निकालनी है। एस्टिमेटेड कैश फ्लो इन ईच ऑफ द 3 ईयर, अब 3 साल तक के कैश फ्लो निकालने। फिर डिटरमाइन करना है क्या, एनपीवी। टैक्स ऑन सैल्वेज वैल्यू को इग्नोर करना है, तो ये इन्होंने अच्छा काम कर दिया, ठीक है। और फिर आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे दिए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 साल की आपकी सेल निकली चुकी है, यहाँ से सेल में से 40% क्या माइनस कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट। तो टेक्निकली अगर नाम लिखना चाहें तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी गई है, डेप्रिसिएशन निकाल के माइनस कर दोगे, 860 की मशीन लाओगे, 1,10 सैलवेज वैल्यू है, डिवाइड बाय 3 ईयर, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 2.5 लाख आएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है सब माइनस करने के बाद इस कंट्रीब्यूशन से इन दोनों को माइनस कर दिया गया, तो ये फिगर आ गई है। और इससे एडवर्टीजमेंट सेलिंग एक्सपेंसेस जो सवाल में दे रखे थे वो माइनस कर दिया गया है, तो क्या आ गया हमारा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगले पन्ने में टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डेप्सन पलट के वापस जोड़ लोगे, है ना, तो फिर क्या आ जाएंगे, आपके कैश इनफ्लो आ जाएंगी। तो ये हर साल आ गए, ये रिकरिंग कैश इनफ्लो हो गए। और तीसरे के साल तो सैलवेज वैल्यू भी आएगी वापस, वो भी जोड़ लिया, इसका मतलब तीसरे साल का कैश इनफ्लो कितना हो गया, 6.36। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, काम खत्म हो गया। ये आपके पास कैश फ्लो आएंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखे थे, मल्टीप्लाई कर दोगे, सम कर दोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आउटफ्लो माइनस कर दोगे, एनपीवी पॉजिटिव आई, प्रोजेक्ट लगा देंगे, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो समझाने वाली इसमें हरकतें थी तो समझा दिया है, अब लगा सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी पुराने बैच में भी अपने आप ही से लगाया था ये सवाल, क्यों, ये सब सवाल ऐसे हैं कुछ इसमें जो समझाने वाले हैं, हल्का समझा दिया जाएगा, हिंट दे दिया जाएगा, तो आप लगा सकते हो। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कराने ही पड़ेंगे क्लास में, तो दोनों काम एक साथ करते चलते हैं, इससे आपका काम खत्म होता जाए। अगला सवाल आया है जून 2013 के अंदर,
Ved Vyas Limited is considering two mutual exclusive project that is M and N. फाइनेंस डायरेक्टर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हायर एनपीवी को हम चूज करेंगे, मतलब कुछ मिला के एनपीवी के हिसाब से चूज करना चाह रहे हैं। लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, हायर आईआरआर के बिहाफ पे चूज करेंगे हम तो। ठीक है, कंपनी एंटिसिपेट अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की है। नेट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जो है वो इतना इतना दे रखा है। प्रोजेक्ट एम का दे दिया है, प्रोजेक्ट एन का दे दिया है। आपसे क्या बोला गया है, उन लोग को लड़ने वड़ने तो आपसे बोला गया है कि आप इसके एनपीवी निकालो, और आप क्या निकालो इसका। ये सवाल अगर ध्यान हो तो क्लासरूम में कराया गया है इसके जैसा सवाल। ठीक है, तो ये सिमिलर है। बाकी क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं कौन सा है, लेकिन सिमिलर है, ये याद आ रहा है, तो उसको अपना लगा लेना उसी तरीके से। इसमें माथा बच्ची नहीं कर रहे फालतू में। हाँ बेटा, आफ्टर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है ना, इसमें डेफिनेशन क्यों जोड़ोगे। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो तो लिखे हैं सीधा सीधा, और क्या। जब कैश फ्लो बिफोर टैक्स लिखे होते हैं तो उसको मानते हो पीबीडीटी। इसमें सीधा सीधा हिसाब किया, इसमें डिविजन का कोई गेम नहीं, डायरेक्ट करोगे। जब कहीं लिखा होता है सवाल में कैश फ्लो बिफोर टैक्स, तो ये होती पीबीटी, पीबीडीटी होती प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होती। अगर कैश फ्लो बिफोर टैक्स लिख दिया सवाल में, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, उसका मतलब अपनी भाषा में क्या लगाओगे, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। हाँ, जो कैश इनफ्लो लिखते हो ना, उसको बोलते ही हम लोग टेक्निकल भाषा में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो कैश इनफ्लो की दूसरा नाम है क्या, कैश फ्लो आफ्टर। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही तो ऐसे लिख लो। एक हो गया हमारा कैश फ्लो बिफोर टैक्स जो सवाल बताता है, एक बताता है कैश फ्लो। अगर कैश फ्लो बिफोर टैक्स दे रखा है तो इसका मतलब होता है पीबीडीटी, यानी कैश प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। लेकिन अगर कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे दिया तो इसका मतलब कैश इनफ्लो होता है, सीधा सीधा डायरेक्ट। तो ये लिख लो अगर तुम्हें नहीं पता है तो, काम में आएगा। कभी सवाल ये बताता है, कभी सवाल ये बताता है। ये सवाल बता रहा है इसका मतलब फाइनल करके दे दिया है, ये सवाल बता रहा तो इसका मतलब पहले तुम डेबिशन माइनस करोगे, फिर टैक्स माइनस करोगे, फिर डेबिशन पलट के वापस जोड़ोगे, तो आएगा असली वाला कैश फ्लो, फिर उससे सवाल लगाएंगे। चलो भैया आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। इसके जैसा भी सवाल कराया गया था अगर याद हो तो। एक सवाल बोला गया था कि जस्ट अभी मशीन लगा चुके हो, और उसी सवाल में बोला गया था कि अभी अगर मशीन इंस्टॉल ना किया हो तो दोनों में से कौन सी मशीन लगाओगे। ठीक है, अगर कनेक्ट कर पा रहे हो तो मतलब इसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन क्लास में कराया गया है। कुछ लोग को क्लास की बातें वापस याद नहीं आती, बस ये थोड़ी प्रॉब्लम है, जो चैप्टर अभी 4 दिन पहले ही खत्म की हो। समझ लो, इतनी भी अगर याददाश्त तेज नहीं है तो रिवीजन करने में कई साल लग सकते हैं तुम्हें। ठीक है, रिवीजन करने में कई साल लगेंगे, मतलब इतना भी कनेक्ट अगर नहीं बन पा रहा कि ऐसा सवाल किया है कि नहीं किया। रुक जाओ, बीच में नहीं बंद कर पाएंगे, जब क्वेश्चन खत्म होगा या क्वेश्चन शुरू होगा उससे पहले। अब एक बार क्वेश्चन शुरू हो गया समझ लो हमारा। ये क्वेश्चन है, जस्ट इंस्टॉल्ड, जस्ट इंस्टॉल्ड, समझिए। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, घर पे लगाना आराम से, इसके सोल्यूशन के चक्कर ना पड़ना, जैसा कराया गया क्लास में उस तरीके से करना, अप्रोच वही रखोगे तो लग पाएगा। इनका देखने के चक्कर में पड़ोगे, लॉ छन्ना लगाना पड़ा यही समझ ली, तो 1.5 घंटा बर्बाद कर दे। खुद लगा लोगे तो आधे घंटे में हो सकता है।
आपको देखना है कि आपको 1.5 घंटा बताना है, क्योंकि अप्रोच ऐसी होती है ना बच्चे की, "अच्छा, पे क्या लगा है भाई, सवाल लाओ देख लेते हैं।" इसे देखने देखने में 1.5 घंटे लग गए, तब भी दिखावटी पूरी नहीं हुई। अगले दिन पूछना पड़ गया, कह लो भैया नहीं समझ में आया। भाई अपने आराम से लगाते, आधे घंटे में लग भी जाता और अगले दिन पूछना भी ना पड़ता। तो समय बचाने के चक्कर में और 1.5 घंटे पिलवा देते हैं वो लोग। इसलिए पूरा नए सिरे से लगाओ, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी लिमिटेड। देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो ये सवाल सब आए हैं नई बुक में, जो सवाल बढ़ गए हैं, यही सब सवाल तो कॉपी पेस्ट कर दिए। तो कुछ सवाल स्कैनर में है जो खुद नई सिलेबस में आ चुके हैं अपने आप ही। जैसे सवाल जो देखा तुमने कब आया था, देखो 2013 में आया था, और ये जो 2013 में आया है, ये 2008 से ही सवाल इंटरमीडिएट पढ़ा हुआ है। सवाल कोई नया नहीं है, इंटरमीडिएट का बच्चा लगाता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 तुमने लगाया है ये वाला, इंटरमीडिएट में टिकटो सवाल पढ़ा हुआ है। इंटर का बच्चा लगा के जाता, तुम तो फाइनल में हो। इंटर से चल रहा है 2008 सिलेबस मार्केट में। इसलिए बुक के तब स्टडी मैट के तो सवाल इतनी 4-5 बार प्रैक्टिस हो जाए कि अगर उसके जैसा भी कोई सवाल दिखे ना, तुरंत खट से याद आए कि हाँ हाँ ऐसा लगा चुके। अगर इतना याद नहीं आ रहा, कितना पीछे चल रहे हो आप दूसरे बच्चों से, खुद ही समझ सकते हो। कि मतलब ऐसा सवाल लगा चुके हो 2-3 बार, लेकिन याद ही नहीं आया कि लगा चुके हैं कि नहीं लगा चुके हैं। तो लगाया था तो कहाँ लगाया था। बहुत पीछे हो जाओगे बेटा दुनिया से आप। आज 2-3 लोग सो रहे हैं, दोनों साक्षी सो रही ना। पोशाक भी सो रहा है, पोशाक तो है वो एग्जाम सो रहा है। क्या कर रहे हैं? इसलिए सो रहा है। तो हमने कहा एक लगा लो पूरी बस, और क्या काम खत्म तुम्हारा। सबका मूड कर रहा होगा कि एग्जाम में कूटे उस दिन ना। ये ऐसी बात कर दी क्लास के अंदर, सारे सवाल एक ही जैसे लग रहे हैं। क्लासरूम में ना बैठा तो फूट देते तुम लोग ना। कैसी बात कर दी तुमने। तो देखो कंपनी ने एक रिसर्च कराई है, उसमें 4 लाख रुपए की कॉस्ट लग गई है। ठीक है, तो रिसर्च कराने में जो आपकी कॉस्ट लग गई वो तो संक कॉस्ट थी टेक्निकली। तो डूब गया पैसा, क्योंकि रिसर्च अगर तुम्हारे फेवर में आएगी तो तुम अपना कुछ स्टार्ट करोगे, फेवर में नहीं आई तो काम लग गया। इसलिए रिसर्च की क्लास जो होती है टेक्निकली देखो तो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं ली जाती। रियल प्रॉफिट निकालने में काम में ले सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उसको इग्नोर करते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट जो लगेंगे भैया वो ऐसे ऐसे लगेंगे, और 4 साल तक रेवेन्यू इस तरीके से अपने आएंगे। तो 4 साल तक इतना इतना रेवेन्यू आएगा और इतनी इतनी हमारी कॉस्ट लगेगी। These forecast cash flow are before considering the inflation of 4.7%। तो इन्फ्लेशन नहीं एडजस्ट किया गया है इसमें। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट पेबल एट द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी 40 लाख। 40 लाख लगेगा शुरुआत में। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैव अ जीरो स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। तो 4 साल प्रोजेक्ट चलेगा, कुछ सैलवेज वैल्यू नहीं है। वर्किंग कैपिटल भी लगेगी। Level of working capital investment at a start of each year is expected to the 10% of the sale revenue in that year। वर्किंग कैपिटल हर साल लगेगा। ठीक है, जितनी सेल होगी उसके 10% के बराबर। ये लेवल आपको मेंटेन रखना है। ठीक है, लेवल क्या करना है आपको, मेंटेन रखना है। तो भैया अगर 25 लाख का 10% निकाला जाए तो रहा 2.5 लाख। तो इसका मतलब पहले साल तुमने 2.5 लाख की वर्किंग कैपिटल लगा दी, दूसरे साल की जो वर्किंग कैपिटल होगी उसका 10% होगा, लेकिन ऑलरेडी 2.5 लाख लगा चुके हो तो रिमेनिंग और इन्वेस्ट होगा।
ठीक है। अरे भैया इसकी सेल इतनी है तो उसकी वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख, वर्किंग कैपिटल कहीं बह थोड़ी ना जाती, वर्किंग कैपिटल मार्केट में रहती है। फिर यहाँ इसकी 10% इतनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन इतनी तो ऑलरेडी लगा चुके हो पहले साल व्यापार में, वो रहेगी, रिमेनिंग आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। इस तरीके से समझना पड़ेगा चीजों को। हाँ बेटा, हाँ रिड्यूस हो जाएगा, उसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, वर्किंग कैपिटल फ्री कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो प्लस माइनस चलता रहेगा, वो भी करके दिखाएंगे। फिर एक वर्ड आ रहा है कैपिटल अलाउंस, डेप्रिसिएशन का ये दूसरा नाम होता है कैपिटल अलाउंस, लिख सकते हो कहीं पे अगर नहीं पता है आपको तो, ये सब बच्चों को बातें पता होती हैं, फिर भी आप लोग बड़े हो गए लेकिन नहीं पता मान लो तो लिख सकते हो कि डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कैपिटल अलाउंस। तो डेप्रिसिएशन को ही हम लोग कैपिटल अलाउंस बोलते हैं, और इस पे लगाना है क्या परसेंट आपको, 25%, वो भी WDV। A Limited pays tax on profit on annual rate of 30%, with the tax being paid 1 year in arrear। अब और तफरी हो रही है, समझ लो, मतलब जो पहले साल का टैक्स होगा वो पहले साल नहीं पे करोगे, जो सर के साल पे होगा। टैक्स में तो यही चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में, देखें ये प्रैक्टिकल लाइफ को ज्यादा कनेक्ट करता है। अब तक के सवाल बेवकूफी वाले थे कि उसी साल पे कर दे रहे, समझ लो ना, टैक्स तो हमेशा क्या होते हैं, अगले साल पेमेंट होते हैं। तो कभी कभी एकदम रियल टैक्स वाला ले आता है, कहता है टैक्स पेमेंट अगले साल करना है, तो वहीं पे आप आफ्टर टैक्स नहीं कर सकते, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही रहेगा, और उसी में डिप्रेशन जोड़ लेंगे, टैक्स का पेमेंट अगले साल करेंगे जाके, समझ रहे हो। तो थोड़ा हिसाब किताब चेंज करना पड़ेगा अपना, उस हिसाब से चलेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगनी है कितने परसेंट बेटा, 12% की, ठीक है। और जिसके डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू उन्होंने निकाल के दे दी है मस्त सी, आपको एनपीवी निकालना है और फिर कमेंट करना। कमेंट क्या करना है, एनपीवी पॉजिटिव आएगी एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं आई रिजेक्ट मार देंगे, इसमें क्या कमेंट कमेंट करना है, एक लाइन में कमेंट हो जाता है, ठीक है। और मिलेंगे आपको इस चीज़ के लिए कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। तो 10 नंबर की वैल्यू का सवाल है, उसके हिसाब से हम लोग को काम करना है। तो सवाल समझने में कोई कष्ट हो रहा हो तो पूछो, वरना फिर स्टार्ट किया जाए उसका सोल्यूशन कराना। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, टैक्स वाला पॉइंट बता दें, टैक्स का पेमेंट अगले साल करना है, वो कैसे करेंगे वो नहीं, अभी ये समझो जो क्वेश्चन में बोला गया उसमें बोला गया टैक्स पेमेंट कब करेंगे, अगले साल, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे वो करके दिखाएंगे, अभी सवाल समझा रहे, आंसर नहीं, आंसर तो करके दिखाएंगे भाई, दो अलग अलग बातें। इसलिए मैंने क्या पूछा था, सवाल समझने में कोई दिक्कत हो रही हो तो वो पूछ सकते हो, कैसे लगाएंगे वो तो करके दिखाना पड़ेगा, ओरली बताने से काम कहाँ चलेगा बेटा, कर कहाँ पाओगे फिर। वैसे यहाँ सॉल्व है लेकिन एक बार हम करके दिखा देंगे तो ज़्यादा कंफर्ट फील करोगे, इसलिए मैं करके दिखाऊंगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। जो बिल्कुल हलवा टाइप के सवाल हैं उन्हीं को समझा देंगे, बाकी तो करके दिखाना पड़ेगा तभी आपको मजा आ पाएगा। तो सबसे पहले वही भैया हम लोग को कैश इनफ्लो निकालना है, ठीक है। लाइफ 4 साल है, लेकिन जो चौथे साल का टैक्स है वो तुमको 5वें साल में देना पड़ेगा, तो हमें 5 साल तक का बनाना पड़ेगा डेटा, ठीक है। तो रीजन समझ पा रहे हो कि हम 5 साल तक का क्यों बना रहे हैं। तो ये हो गया ईयर, आउटफ्लो भी इसी में लिख देंगे, डायरेक्ट एनपीवी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ईयर, ये हो गया हमारे कैश, ठीक है। तो जीरो पीरियड में पहले 40 लाख जाएंगे, जा रहे हैं, जाने दो, ठीक है। फिर डायरेक्ट कैश फ्लो लिख नहीं पाओगे क्योंकि सेल वगैरह दे रखी है ना, चलो छोड़ो, इसको हटा देते हैं, जीरो वाला बाद में माइनस कर देंगे, सेल से शुरू करते हैं ज्ञान अपना। तो सेल्स तुम्हारी दे रखी है 25 लाख, सब लाखों में लिख रहे हैं, तक कौन बार लिखेगा बार बार,
51, 137 इन्फ्लेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा इसमें, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो कैश फ्लो पे अप्लाई होंगे। हम्म। अरे तो एक कैश फ्लो निकालने के बाद लगा दो ना, क्या इतना माथा पच्ची करना है। सीधा कैश फ्लो लगा निकाल लो, फिर इन्फ्लेशन कर लेना, ऐसा भी तो कर सकते हो। ठीक है, इन लोगों ने भी देखो भाई सही किया होगा, दोनों पे लगाया है। तो एक साथ कर लो ना, पहले नेट रेवेन्यू निकाल लो फिर इन्फ्लेशन निकाल लेना, समझ रहे हो। पहले नेट निकाल लो इनका सीधा, डायरेक्टली इन्फ्लेशन लगा देंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। या दोनों पे लगाओ, दोनों अपने तरीके हैं, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। तो दोनों पे निकाल लें या फिर इनका नेट रेवेन्यू निकाल लें, उस पर इन्फ्लेशन अप्लाई कर दें। ठीक है, अब यहाँ कॉस्ट लिखी हुई है तो टेक्निकली समझो, निकाल लेंगे ना वर्किंग कैपिटल, उसमें प्रॉब्लम क्या है। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट में निकालने में कष्ट होगा उस समय, ये प्रॉब्लम है, सही कह रहा है ये। अगर हम डायरेक्ट कर लेंगे तो अभी तो काम चल जाएगा, लेकिन जब वर्किंग कैपिटल वाला अमाउंट निकालने होगा तो फिर हम लोग को अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल में देखना पड़ेगा ना, सेल कितनी हो रही है, इसकी सेल कितनी हो रही है, तभी तो डिफरेंस निकाल पाएंगे। नेट ना करो, अलग ही अलग करो, ज़्यादा सही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, ये सेल दे रखी है, इसमें आप ये आप रेट अप्लाई करोगे, इससे आपके क्या निकल जाएंगी, एडजस्टेड सेल निकल जाएंगी। ठीक है, मतलब ये सेल दे रखी रियल वाली, पहले चाहे रियल वाली लिखते हैं या डायरेक्टली अप्लाई कर दो, जो मन करे। इस 25 लाख में 4.7% ऐड करो, 25 लाख में 4.7% ऐड कर दो। वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है तो 1000 में देखो इन्होंने भी लिखा है, तो तुम भी 1000 में कर लो, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी छोटी लगेंगी। वैसा करो, 2500 पे अप्लाई कर दो 4.7%। कितना आया, 2617.50। डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं 2617.50। सेकेंड ईयर में 2 बार अप्लाई होगा इन्फ्लेशन, 2 साल का अप्लाई करोगे ना, तो पहले करना +4.7% और फिर +4.7% एक बार और, 5140 में। 5634.52 कुछ ऐसा आ रहा ना। इसी तरह इसमें 3 बार ऐड करना है 4.7%, 15,815.74। इसी तरह चौथे साल में 4 बार अप्लाई करना है, 4.7 + 4.7 ऐसे करके 4 बार, 1088.72। ठीक है, इसी तरह कॉस्ट में अप्लाई करना है, इसमें 1 बार ऐड करोगे, इसमें 2 बार ऐड करोगे, इसमें 3 बार ऐड करोगे, इसमें 4 बार ऐड करोगे, वही 4.7%। पहले साल का आ जाएगा 1047, दूसरे वाले का 2192.42, 5738.65 या 66। तो 3500 में 4 बार अप्लाई करना है 4.7%। 3664, 36 कहाँ है, 3500 तो है ही है ये, 4200, 5 पॉइंट कितना, 86। ठीक है, अब अगर यहाँ देखो तो कॉस्ट लिखी हुई है, कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट है, उसके अंदर सारा खर्चा माइनस हो चुका है। ठीक है, ये तो बताया नहीं खाली वेरिएबल कॉस्ट है, ये खाली फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है, ऑल कॉस्ट है, इसके अंदर सारी कॉस्ट है। तो सारी कॉस्ट अगर माइनस कर दोगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो माइनस करो, निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1570.50
3 344 2.10। अगला नेक्स्ट 10,077.08। इसी तरह इससे इसको माइनस कर लो। 3117.14, लेकिन माइनस का। अब यहाँ टैक्स वाला पॉइंट समझोगे। टैक्स पड़ेगा तो 30%, लेकिन देना अगले साल। तो यहाँ कोई टैक्स नहीं, यहाँ का टैक्स यहाँ, यहाँ का टैक्स यहाँ, यहाँ का टैक्स यहाँ, तो यहाँ वाला यहाँ, ऐसे। समझ लो, ये कहना चाह रहा था सवाल। समझ पा रहे हो बेटा? चलो निकालो, टैक्स निकालो पहले साल का 30%। 471.15 टैक्स जा रहा है। 1032.6। 23.12 ये भी जा रहा है। और आखिरी साल हो गया है लॉस। ठीक है, तो लॉस हो गया है, तो कोई और व्यवसाय तो है नहीं, इसका मतलब टैक्स नहीं देना। पॉजिटिव होता तो टैक्स उसका क्या कर देते, दे देते हैं। ठीक है, लॉस हो गया तो क्या करोगे, लॉस पड़ा रहेगा। इसके बाद इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर। पहले साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वही, दूसरे साल का इसमें से इतना टैक्स चला गया, ये बचा कितना, 2,970.95। ठीक है, नेक्स्ट 9044.44। इससे और ये माइनस करोगे और माइनस में चला जाएगा, कितना, 61 पॉइंट। कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, चिंता मत करो। लेट मी, हाँ बेटा। ये डिप्रेशन तो घट गया ना इसमें से, टैक्स सेविंग होगी उसकी। कितने का प्रोजेक्ट लग रहा था अपना, 40 लाख का। 40 लाख का 25% हो गया 10 लाख। 10 लाख को टैक्स सेविंग डायरेक्टली किया उसने। इस सवाल में लोगों ने एक अजम्पशन लिया है कि जो कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। ठीक है, मतलब इस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन नहीं है, कैश कॉस्ट माना है इसको। ठीक है, तो इस कॉस्ट को इन्होंने कैश वाली कॉस्ट एज्यूम किया है, यानी कि आपने डेप्रिसिएशन नहीं माइनस किया। एक तरीका है कि पहले आप तो डेप्रिसिएशन माइनस कर करके आए। ठीक है, लेकिन माइनस कर नहीं सकते क्योंकि डिप्रेशन की वजह से जो टैक्स बचेगा वो अगले साल बचेगा। रीजन समझ लो, ये टैक्स का लफड़ा जो अगले साल कर दी है ना, तो डिप्रेशन तुरंत ही माइनस कर लोगे। डिप्रेशन की वजह से जो टैक्स की बचत होगी वो अगले साल होगी, तो
इस सवाल में वहां डेप्रिसिएशन ना माइनस करके दूसरा वाला रास्ता चुन रहे हैं जहां पे टैक्स सेविंग ऐड करते थे, जो कल फॉर्मेट बनवाया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो यहाँ इस पैट में डायरेक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। जो कल दो फॉर्म बनाया था ना, मेथड 1 मेथड 2, जो दूसरा वाला मेथड था जिसमें आप डायरेक्टली टैक्स सेविंग ऐड करते थे, जिसमें भी ये सवाल में कहेगा कि टैक्स अगले साल पे करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं, उसी तरीके से आपको चलना पड़ेगा। जिस सवाल में कहता है टैक्स उसी साल पे करना है, आपके पास चॉइस रहती, दोनों में से कोई लगा सकते हो। समझ लो, तो जिस सवाल में ये कह देगा कि टैक्स आपको अगले साल पे करना है, तो उस साल आप डिप्रेशन नहीं घटाओगे ना वापस जोड़ोगे, डायरेक्टली क्या करोगे, टैक्स सेविंग जोड़ोगे डिप्रेशन की, वो भी अगले साल जाओ। ये भी तो मुद्दा है। तो टैक्स बचत जो होगी, इसमें क्यों, हाँ तो वही तो करेंगे। इस साल का जो टैक्स डिप्रेशन पे टैक्स का अमाउंट बनेगा, अगले साल से होगा हमारा, कहाँ उसी साल से हो रहा, यहाँ लिखेंगे ना हम, लिखेंगे सेकेंड ईयर से, निकालेंगे पहले साल का टैक्स सेविंग, लेकिन लिखेंगे सेकेंड ईयर। किसमें, स्टार्टिंग से कैसे कर दोगे, गड़बड़ नहीं हो जाएगा। कर सकते हो, लेकिन उसमें काम और बढ़ जाएगा लंबा। टैक्स सेविंग निकाल लो, ज्यादा आसान रहेगा। इसकी तरफ में कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं तुम्हें कैसे निकल रहा है। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1, उसमें और काम लंबा हो जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो, उसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर डेफिनेशन आपको लिखने पड़ेंगे, यहाँ फिर घटाने पड़ेंगे, सारे अमाउंट चेंज करने पड़ेंगे। तो टैक्स सेविंग ऑन डेफिनेशन निकाल लेते हैं। तो ये है भैया हमारे ईयर 1 2 3 4। पहले निकालेंगे डेफिनेशन का अमाउंट, 40 लाख की लगा रहे हो, लेकिन वैल्यू हम लोग यहाँ 1000 में लिख रहे हैं, तो कितना लिखेंगे, 4000, इसका 25% 1000 हो गया, वैल्यू सारी 1000 में। फिर बचेगी वैल्यू 3000, उसका 25% 750, फिर 3000 में 750 घटा दोगे, वैल्यू बचेगी 2250, 2250 का डिविजन निकालोगे, 25%, जो कि 562.5 आ रहा है, और फिर 2250 में 562.5 माइनस कर दोगे, ये डेप्रिसिएशन आएगा। और यहाँ निकालोगे इसकी टैक्स सेविंग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट। टैक्स रेट 30% दे रखे हैं, इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आ जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आ जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करो, और इसको 30 से मल्टीप्लाई करो 100 126.56। ठीक है, अब इन लोगों ने एक दूसरा जम्सन ले लिया है। ठीक है, दो दो तीन तीन एजम्पशन फॉलो कर रहे हैं। दूसरा जम्सन ले लिया है कि 4 साल में जब प्रोजेक्ट खत्म ही हो जाएगा, तो चौथे साल में जो वैल्यू बचेगी पूरी डेप्रिसिएट कर देंगे। एक कॉन्सेप्ट नहीं होता था टर्मिनल डेप्रिसिएशन वाला, वो यहाँ अप्लाई कर दिया है कि जिस साल मशीन बेचेंगे सब डेप्रिसिएट खत्म, स्क्रैप वैल्यू तो जीरो हो गई ना उसकी।
मतलब कुछ भी बच नहीं रहा आपके पास, 1 रुपए बेच के नहीं आ रहा है, जबकि तीसरे साल के एंड में उसकी वैल्यू कितनी बची थी, 1687 रुपए 50 पैसे। तो ये माना जा रहा है कि चौथे साल फुल डिप्रेशन करा दोगे, जितनी की मशीन बचेगी पूरा उसको डिप्रेशन मान लो। ठीक है, ये एक अजम्पशन इन्होंने और फॉलो किया है। यहाँ पे रिमेनिंग फुल डिप्रिसिएशन आ जाएगा, यानी 1687 रुपए 50 पैसे ले लिया है, यानी रिमेनिंग जो भी डब्ल्यू बची थी फुल डिप्रिसिएट कर दिया है। यहाँ पे एज्यूम कर दिया है फुल डेप्रिसिएट कर देंगे, ये अजम्पशन लिया है। ठीक है, तो अगर ऐसा अजम्पशन लोगे तो इसका 30% निकालना पड़ेगा, 506.25 30। ये देखो, ठीक है, ये एक अजम्पशन यहाँ और एक्स्ट्रा फॉलो हुआ है जो हमने यहाँ लिख दिया है। अब एग्जाम में ना चाहो, बहुत पुराना सवाल है, तो अजम्पशन ना फॉलो करें तो जो हम लोग पहले कर रहे थे वो चलता है। अब ये टैक्स सेविंग होगी, लेकिन टैक्स सेविंग क्योंकि अगले साल करना होता है तो टैक्स सेविंग इस तरीके से लिखोगे, तो पहले साल का 300 बचेगा वो दूसरे साल बचेगा, दूसरे साल का जो बचेगा वो तीसरे साल में बचेगा, तीसरे साल का जो बचेगा वो चौथे साल में बचेगा, चौथे साल का जो बचेगा वो 5वें साल में बचेगा। टैक्स सेविंग जो हो रही है वो अगले साल होगा, क्योंकि टैक्स का पेमेंट आप अगले साल कर रहे हो। तो पहले साल में डिप्रेशन की वजह से जो 300 रुपए के टैक्स की बचत होगी वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस पैट में इसको जोड़ लेना है, तो आपके क्या आ जाएंगे, आपके कैश इनफ्लो आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल का अलग ही कर लेंगे, उसका वो कैश आउटफ्लो में दिखा के उसको निकाल लेंगे। लेकिन आखिरी साल वर्किंग कैपिटल आएगी भी, लगेगी भी, कभी निकलेगी भी, तो दो तरफा लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ वर्किंग कैपिटल का भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये भी पैसे आपके पास आ रहे हैं तो इनफ्लो हुआ, ये भी पैसे बच रहे हैं तो ये क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। वर्किंग कैपिटल में जब पैसा लगेगा तो माइनस में लिख देंगे, जब बचेगा तो प्लस में लिख देंगे, वो भी इनफ्लो की तरह ट्रीट कर लेंगे उसको, और फिर उससे निकाल लेंगे नेट कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, फिर एक ही आउटफ्लो माइनस करना पड़ेगा जो जीरो पीरियड में लग रहा है आपका, आ जाएगी एनपीवी। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल का हिसाब किताब देखने के लिए भैया वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2। ईयर 1 2 3 4 सेल निकाल चुके हैं, ये वाली 2617.50। दूसरे साल की है 5634.52। तीसरे साल की 15,815.74। और चौथे साल की कुछ ऐसी। जो आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, यानी रखनी पड़ेगी व्यापार में, वो इस सेल का 25%। इस सेल का कितना रखना पड़ेगा, 10%। 25 हमने गलती से बोल दिया, इसका 10 निकालोगे तो 261.75। ठीक है, इसका निकालोगे 534.45, 1581.57 और 100.87। ये वर्किंग कैपिटल आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो पहले साल आपके 261.75 जाएंगे, ये जा रहे हैं। दूसरे साल वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो फिर एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कब आप इन्वेस्ट करोगे वर्किंग कैपिटल में और कब आप रिलीज करवाओगे, समझने वाली बात। पहले साल आपके पास इतने पैसे लगेंगे, दूसरे साल में इतनी मेंटेन करनी, इसका मतलब इसका डिफरेंस और व्यापार में लगाना है। ठीक है, या उसको हम लोग बोले इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो पैसा लग रहा है, आपका आउटफ्लो है, और अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है तो पैसा क्या हो जाता है, इनफ्लो हो जाता है। ठीक है, अगर ये एक चीज क्या हो जाएगी हमारी, ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल
ये हमारा क्या हो गया टेक्निकली से, आउटफ्लो। और अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आपका आउटफ्लो होगा 271.75 का। ठीक है, यहाँ और बढ़ रहा है तो फिर आउटफ्लो होगा, बढ़ाओ दो कितना डिफरेंस आया, कितना 300.7। लेकिन वर्किंग कैपिटल तो शुरुआत में लगानी पड़ेगी ना हम लोग को, समझ रहे हो, ईयर चेंज हो जाएंगे इनके, बस समझो पहले साल की जो सेल होने वाली थी, जो उसकी वर्किंग कैपिटल का पैसा हुआ, वो पहले साल की स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा आपको। ये जो वर्किंग कैपिटल हम लोग दिखाएंगे ये जीरो पीरियड में दिखानी पड़ेगी, स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा हमें ईयर में। तो यहाँ ईयर अलग दिखेंगे तुम्हें, लेकिन यहाँ कुछ और आएंगे, या ऐसे कर लें, समझ रहे हो, ऐसे लगाने पड़ेंगे इनके। और तीसरे साल के एंड में जो वर्किंग कैपिटल बचेगी वो चौथे साल में आपकी रिलीज हो जाएगी, ऐसे चलेगा लफड़ा। ठीक है, कैसे आएगा बताते हैं। अब फिर निकालो कितना हुआ, कितना 10, कितना 10 12। ठीक है, और फिर अब कम हो जा रही है तो डिक्रीज हो रहा वर्किंग कैपिटल, 1480.7। और फिर जो 100 वर्किंग कैपिटल बची थी वो भी खत्म हो जाएगी अगले साल, 100.87। ठीक है, तो जब ये वर्किंग कैपिटल लग रही इंक्रीज हो रहा है तो एज अ आउटफ्लो यहाँ ट्रीट करोगे, पैसा माइनस माइनस में लिखोगे, और जब आएगा तो उसको प्लस में लिखोगे। ठीक है, तो ये पैसा जा रहा है 261.75, फिर जा रहा है 301.75, फिर एक बार और जा रहा है 1018.12, फिर अब आ रहा है 1480.70। इन लोग का 1472.70 आया है। तो जीरो पीरियड में ही तो लिख रहे, अच्छा 2 पीरियड नहीं लिख रहे हैं क्या, तो जीरो पीरियड में लिख देंगे, जीरो पीरियड के नीचे लिख देंगे, एक जीरो पीरियड का भी कॉलम बना देंगे। बस एक सेकंड रुकना, अपने पास ये ऑप्शन है कि हम लाइन ऊपर भी बढ़ा सकते हैं। तो 1480 कितना बताया था बेटा आप लोगों ने, 70, और सबसे लास्ट में है 100.87। ठीक है, एक कैश आउटफ्लो हो रहा है आपका, जो इनिशियल लग रहा है कैश आउट, शुरुआत में वो लग रहा है कितने का, जीरो पीरियड में। अब कोई स्टेटमेंट अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ पे आप निकाल लो नेट कैश फ्लो, बहुत दिमाग से। ये आपका आ रहा है, ये आ रहा है, जहां जा रहा है वहां माइनस में लिखा है, इन चारों का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट यहाँ डालना है। तो ये प्लस करोगे, ये प्लस करोगे, ये माइनस करोगे, ये माइनस करोगे, तो यहाँ 4261.75 माइनस में आ जाएगा, यानी जीरो पीरियड में आएगा कुछ नहीं, जाएगा इतना। ठीक है, दूसरे साल में ये पैट आएगा, ये वर्किंग कैपिटल जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो, यहाँ पहुंच जाएंगे कितना, 1268
0.78। इसमें इसको जोड़ोगे, इसको घटाओगे, यहां पहुंचाओगे 2282। इसमें इसको जोड़ोगे, इसको घटाओगे, नहीं इसको भी जोड़ोगे, पैसा आ रहा, सब जोड़ोगे, अब की तीनों ही जोड़ोगे, 10,750.14। 8 रुपए यहाँ ज्यादा क्यों आ रहे हैं तुम लोग के? बस ये समझने वाली बात, इनकी कैलकुलेशन एरर है या तुम लोग की? 1008 ही था ना ये लास्ट वाला, 1088 है, ये तो गड़बड़ कर रहा है। 1088 होगा तो 108.87 आ जाएगा, और ऐसे में 1472 आएगा कुछ, 1472.70। तो यहाँ से 1472 कर लेना इसको बस। 8 रुपए कुछ कम ज्यादा आ रहा है, तो काहे कम ज्यादा है जब सही चल रहा है सब कुछ हिसाब किताब। अगला वाला बताओ भैया, नेक्स्ट। सुनो 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 सुनो, अगले में गड़बड़ ना करना। ये दोनों सम करके ये माइनस में आए थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये माइनस का है और इन दोनों को जोड़ना है, तो अल्टीमेटली माइनस का आएगा यहाँ 5870। ये 108.87 हो जाएगा, ये भी अपना 108.87 हो जाएगा, और ऐसे में ये 5862.63 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। लास्ट ईयर में तो ये पैसे आपके पास आएंगे, जाएगा कुछ नहीं। इसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, जीरो पीरियड को ऑलवेज 1 होता है। इसके बाद के सवाल में दे रखे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कि बस मल्टीप्लाई करने की टेंशन लेनी है आपको बस। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। इसमें क्योंकि प्लस वाली वैल्यू भी है, माइनस वाली भी है, तो सीधा डायरेक्ट आपको मिलेगी एनपीवी। कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड बाई, कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई बात नहीं। हाँ, 2874.52 के आसपास आ रहा है, तो एनपीवी पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट लगाओ, बात खत्म हुई। तो अल्टीमेटली देखोगे तो उनका भी इतना ही आया होगा। ठीक है, इन्होंने फुल वैल्यू से कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर दी तो हल्का फुल्का इनका ज्यादा आया, वरना 2873-74 के आसपास आ रहा है, तो ऐसा लिख देते हैं 2874 अप्रॉक्स। ऐसे करना पड़ेगा बेटा, ऐसे लगाना पड़ेगा, तब काम बनेगा इस सवाल का। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। फोटो इसकी शेयर कर दे रहे हैं। बाकी अप्रॉक्सिमेटली इसी तरीके से सवाल क्वेश्चन में भी लगा है, तब सोल्यूशन में भी लगा है। बाकी अगर समझा इस तरीके से लिख लोगे तो आपके लिए आसान रहेगा, बाकी अपनी मर्जी भैया। दो बातें इसमें एक्स्ट्रा समझ, मतलब जो ये टैक्स का पछला डाल दी ना अगले साल वाला, इसको समझाने के लिए सवाल पूरा कराया गया है, जिससे आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाओ।
और ये तो अजम्पशन है कि लास्ट ईयर में इन्होंने फुल डेप्रिसिएशन मार लिया एज अ टर्मिनल डेप्रिसिएशन। चलो आगे चलते हैं बेटा, हम लोग वही सब निकाला गया है, सारी चीजें यहाँ पे करी गई हैं। आखिरी साल में जो क्या लिए इसने, सारे डेप्रिसिएशन माइनस करके बैलेंसिंग फिगर को ले लिए इस कैपिटल अलाउंस। चलो अगला सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट मस्त सा क्वेश्चन है, छोटा सा नन्ना मुन्ना, बहुत जल्दी निपट जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। एनपीवी निकालनी है, इसमें भी वही हमको लग रहा है कि फाइनेंसिंग डायरेक्टर कह रहे हैं कि एनपीवी, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं आया यार, तुमसे कह रहा पहले एनपीवी निकालो, फिर कह रहा कि बताओ हाई आर निकालो किसका ज्यादा आया है। फिर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से एनपीवी क्या आई है, मतलब दोनों के डिसीजन क्या आए हैं, अलग अलग आए हैं। जैसा भी सवाल दिखाया था ये वाला, कौन सा, ये वाला, यही तो सवाल है, मॉडिफाइड करके लिखा है बस उसने, सवाल वही है। हेलो, हाँ बेटा, हाँ हाँ, नहीं नहीं अभी जो कल तुमने शाम को बताई ना वो प्रिंट नहीं हुई है, तो तुम सेकेंड हाफ में लो 2 बजे के बाद, तो कल सुबह उठा लेना, हाँ कल सुबह ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ठीक ठीक। तो इसको भी ट्राई करोगे, अपना लग जाएगा, सही से ट्राई करोगे तो, कोई नई चीज के अंदर है नहीं जो हम कराएं। इस वाले में देख लो, इसमें तो सिंपल है भैया, पे बैक पीरियड निकालना है आपको, तब ना निकाल पाओ तो बात ही खत्म हो रही फिर। ठीक है, तो ये वाला होमवर्क रहेगा, घर पे लगाना, पे बैक पीरियड निकालना, वो भी डिस्काउंट वाला। चलो ये वाला पढ़ते हैं, कुछ नया ताजा देखने को लग रहा है, करा देते हैं, पढ़ो भाई पढ़ो। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला चैप्टर होता है, ये कॉस्टिंग का समझ लो कि डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर, जितनी वैरायटी उसमें रहती है, लगभग लगभग उतनी ही वैरायटी यहाँ भी है। ठीक है, कहने को होता है बस खाली एनपीवी निकालना, फॉर्मूला वही, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनटू माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट, अलग अलग चीजें दे देता है कि ये ऐसे हो रहा वो ऐसे हो रहा, वैरायटी हो क्वेश्चन। वैसे हमें लग रहा है ये लीजिंग का क्वेश्चन है क्या, एक मिनट पढ़ लेते हैं जरा। नहीं, इसी चैप्टर का तो लिखा हुआ है, एट एट्री इज लोकेटेड एंड ओन प्रेमिसेस एट स्ट्रीट ए इन अ सिटी, मैनेजमेंट इज प्लानिंग टू रीलोकेट नियर बाई नियर लोकेशन, कॉलेज रोड पर डालना चाह रहे हैं, also owned it by it, and that is can be attract a new line. 2 years ago college road location was considered and 2 lakh was paid to consultant for the site study। तो 2 लाख रुपए खर्चा कर चुके हो, ये हो गई आपकी संक कॉस्ट, एक आदमी को दिए 2 लाख रुपए की स्टडी करो, कहाँ खोले कहाँ खोले कहाँ खोले, तो 2 लाख लेके अपना बता दी इस कॉलेज रोड पे खोलो बस। तो आपका क्या था, एक रिसर्च टाइप की थी, तो भूल जाओ। ड्यू टू मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन आइडिया हैज टू अबॉन्डेंट, मतलब वहाँ रेलवे का कंस्ट्रक्शन लगा था, तुमने कहा अच्छा भाई कंस्ट्रक्शन हो जाए उसके बाद खोलेंगे, तो अब 2 साल बीत चुके हैं, कंस्ट्रक्शन हो गया है, अब आप कंटिम्पलेट कर रहे हो कि खोला जाए कि ना खोला जाए, फायदा हो तो खोलेंगे, ना फायदा हो तो नहीं खोलेंगे। नाउ रोड एट फिट फॉर इजी एक्सेस, अंटिल नाउ कॉलेज रोड प्रेमिसेस शुड नॉट बी लेट आउट एंड वॉज आइडियल, मतलब खरीद लिए थे तुम पहले ही, लेकिन अभी तक क्या है, आइडियल पड़ी हुई थी, किराया रैप नहीं उठाए थे, बट नाउ इट कैन लेट आउट,
एज एनुअल रेंट एंड लीज रेंटल विल बी 1,20,000। तो ये भी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा। तो उसमें कुछ खोलोगे तुम तो 1,20,000 किराया अब नहीं आना चालू होगा। उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे सवाल लगाने में। ऑन द सिमिलर टर्म स्ट्रीट ए प्राइमिसेस वुड फिच 2.5 लाख रुपए। ईटरी विल हैव टू स्पेंड 10 लाख रुपए ऑन इनिशियल रिफर्बिशमेंट इफ रीलोकेटेड। ठीक है, तो रिलोकेट करेंगे मतलब जहां अभी खोल के बैठे थे वहां से। ठीक है, अब देखो जो अपने प्राइमिसेस में अभी चला रहे थे इसको हम किराए पे उठा देंगे, वहां से क्या होगा 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। कुल मिला के कह रहा है कि अपने पास दो रास्ते हैं, जहां पे अभी चला रहे थे वहां चलाते रहेंगे तो कॉलेज रोड वाला प्राइमिसेस किराए पे उठा सकते हैं, वो आएगा 1,20,000। मतलब नया पुराना घर वाला मैटर हो गया। ठीक है, पुराना रेस्टोरेंट इटली का मतलब क्या होता है खाने पीने की चीजें। तो पुराने वाले में जहां चलाते रहेंगे तो नया वाला वहां मेट्रो बन चुकी तो उसको किराया पर उठा सकते हैं 1,20 में। और अगर हम यहाँ से वहां रेस्टोरेंट पर शिफ्ट कर लें तो यहाँ वाला किराया पर उठा सकते हैं 2.5 लाख रुपए किराया शुरू होगा। ये कह रहा है सवाल। ठीक है, पुराना जहां रेस्टोरेंट चल रहा था उसको ओन प्राइमिसेस बोला गया है, नया जहां चलेगा उसको क्या बोला गया है स्ट्रीट ए। नहीं, पुराना वाला स्ट्रीट ए में था, पुराना वाला स्ट्रीट ए प्राइमिसेस है और नया वाला कॉलेज रोड पे खोल। तो कॉलेज रोड वाले को अगर किराया पे उठा देंगे तो 1,20 किराया आएगा, और जहां पहले खोल के बैठे थे वहां से रिकुलेट कर ले गए कॉलेज रोड पे चले गए तो स्ट्रीट ए वाला किराया पे उठा देंगे, वहां से 2.5 लाख रुपए फेच करना चालू कर देंगे। फिर दिस विल इंटेल अ बैंक लोन ऑफ 12% पर इंटरेस्ट। तो क्योंकि 10 लाख रुपए रिफर्बिशमेंट में खर्चा होगा, स्ट्रीट ए से अपना रेस्टोरेंट हटा के कहाँ डालेंगे हम लोग कॉलेज रोड में। तो फर्नीचर जो में है इसमें 10 लाख रुपए खर्चा होंगे, तो इसको लोन लेके आएंगे, 12% ब्याज देना पड़ेगा हमें बैंक। 20% of its new sale would form the old customer at the street A premises who represented 25% of street A sale value and other information is given below। यानी कुल मिला कह रहा है रिलोकेट करने में जो वहां सेल होगी उसमें 25% यही पुराने कस्टमर होंगे जो यहाँ से लेके वहां जाएंगे। जैसे मान लो कहीं दूसरी जगह कोचिंग सेटअप करें तो पता लगा जो वहां बच्चे आएंगे उसमें से आधे बच्चे यही वाले होंगे। जैसे एक बच्चा बोलने लगा कि सर गोमती नगर में सेंटर खोल दीजिए, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो गोमती नगर से आ रहे हैं, तुमने कहा उससे वहां क्या फायदा होगा, तो यहाँ आ ही रहे पढ़ने ना। गोमती नगर में 20-25 बच्चा एक्स्ट्रा मिले, अब इसे में 10 पढ़ रहे हैं फिर 5 गोमती नगर वाले सेंटर में पढ़ेंगे 5 यहाँ पढ़ेंगे, पैसा तो 10 ही का मिलेगा। वहां नए बच्चे मिले जिनसे एक्स्ट्रा पैसा है तो एक्स्ट्रा पैसा लगाने का कोई रीजन बनता है। वही हरकतें यहाँ हो रही हैं। जो नए वाले कॉलेज रोड पे कस्टमर आएंगे इसमें 25% यही पुराने कस्टमर होंगे जो स्ट्रीट ए पे अभी भी आ रहे हैं। तो उसको कैसे कंसीडर करना है वो भी देखेंगे इस सवाल में। फिर बोला है भैया फिगर जो है पर एनम की हैं और 5 साल तक ये वैलिड रहेंगी, मतलब जो भी आप चलाओगे 5 साल तक चलेगा ये व्यापार, ऐसा समझना है। तो स्ट्रीट ए में ना 15 लाख की सेल होती है, कॉलेज रोड में होगी 21 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट कुछ ऐसा ऐसा लगेगा, कंट्रीब्यूशन ऐसा ऐसा आएगा, फिक्स कॉस्ट में डिप्रेशन छोड़ के इतना इतना है और बाकी डिप्रेशन वाली कॉस्ट इतनी इतनी है। सब डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया है, कैलकुलेशन वाली काम आपके थोड़े से कम करने पड़ेंगे। डिप्रेशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लगाना है तभी तुम कैलकुलेट करके लिख भी पाए, वरना 5 साल का लिख के ना देते हमको अलग अलग, ना भी कहता तो वही लगता। एज्यूम जो लाइफ है दोनों प्रोजेक्ट की कितनी है 5 साल। अब कहानी खत्म नहीं हुई है, कुछ और ज्ञान की बातें हैं, इन सबको पढ़ के तब सवाल लगाना स्टार्ट कर पाओगे। और सवाल आया जस्ट कितने नंबर का 12 नंबर। ऐसे पढ़ने में लगता है 20-25 नंबर का सवाल होगा, लेकिन पुराने जमाने में ऐसे ही सवाल आते थे, 3-3 पन्ने 4-4 पन्ने के पेपर ही होता था 40 पन्ने का। ये समझ लो तुम, पेपर ही दिखा दे पता लगा आजकल के जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे बेहोश हो जाए क्यों भाई इतना बड़ा पेपर,
करना 3 ही घंटे में होता था। तो ये सब सवाल क्या थे, बुक में दे रखे थे और वही एग्जाम में आए थे। बस ये सवाल बड़े बड़े होते हैं, कहता वही सवाल दे रहे हैं तो कुछ तो काम करे एक्स्ट्रा आदमी। अब अगला पन्ना भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना सवाल लगाना पड़ा कितना टिपिकल हो जाएगा। तो अगला पन्ने में देखो क्या है भैया, इनकम टैक्स 35% है, उसी साल अंत में दे दोगे तो ये तो अच्छा कर दिया, वरना अगले साल का बवाल कर देते और कांड हो जाता। कैश फ्लो फॉर्मूला एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वही तो एज्यूम करते हैं जो कैश फ्लो आएंगे हर साल के अंत में आएंगे। सैलवेज वैल्यू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यानी कुल मिला के इनका कोनो अर्थ नहीं निकला, बस टैक्स रेट 35% काम कीजिए, बाकी फालतू। केवल टी 35% लिख देते, बाकी कुछ ना लिखते, वैसे ही सवाल लगाते। यही लिख देता आदमी T.35 बस। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे करते हैं, इजी नहीं लगने लगेगा तुम लोग को, अब भी तो लगवाना है, इसलिए ऐसा ही लिखते हैं एग्जाम में। both sides are meant for long term uses, there is no sale value at premises invoice, मतलब जो premises आप बनाओगे उसमें कोई पैसे नहीं आएंगे, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। अरे पैसे आते तो यहाँ लिखते ना तुम लोग, न लिख के देता हमको कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं लिख के दे रहे हो, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकला सवाल लगाने में। हाँ, WACC 10% नहीं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम में आएगी 10%। बैंक लोन का पेमेंट इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट लेकिन प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल प्रिंसिपल बराबर पे करी हो 5 साल तक। तो 10 लाख का लोन लोगे, हर साल दो दो लाख अदा करते रहोगे, तो उस हिसाब से ब्याज निकाल लेंगे, पहले साल 10 लाख पे, दूसरे साल 8 लाख पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे। तो ये काम हो जाएगा। चलो ये भी अच्छी चीज बता दी इन्होंने। assume no time lag between the capital expenditure and the commencement of operation, मतलब तुरंत ही व्यापार शुरू कर दोगे, इधर 10 लाख लगाओगे, शाम तक काम चालू, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, कुछ भी टाइम गैप नहीं है, मतलब व्यापार के अंदर ये होता है कि आप तुम इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर दुकान बनना चालू होगी, 2 4 6 महीने बाद ऑपरेशन चालू हो पाता है, फिर कैश इनफ्लो चालू हो पाता है, लेकिन बोला है कि कोई टाइम लैग नहीं है। और जो सवाल लगाए थे इसमें जम्सन भी यही तक रहता था अभी तक का, कि कोई टाइम गैप नहीं ना। बहुत बड़े बड़े व्यापार में क्या होता है कि पहले आप पैसे इन्वेस्ट करते हो धीमे धीमे करके, फिर व्यापार इस्टेब्लिश होता है, तब दुकानदारी चालू होगी ना। छोट कोई भी दुकान खोलो, अभी यहाँ तुम चाय की दुकान भी खोलो तो एक ही दिन में कैसे खुल जाएगी बताओ। हम कहते हैं किराए की दुकान ले भी लो तब भी नहीं खुल पाएगी, सेटअप बनाना पड़ेगा ना पूरा उसका। 2 4 कुर्सियां ला के रखोगे, काउंटर बनवाओगे, गैस चूल्हा दुनिया का इंतजाम, सामान अमान, चाय भर का सामान इकट्ठा करने में बता का 4 5 घंटे लग जाएंगे। दूध चीनी चाय पत्ती ये फलाना धमाका, फ्राई पैन चीनी, इतना आइटम समझ लो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर गिवन है टेबल में, तो बता क्यों रहे हो बेटा, जब गिवन है तो गिवन है, इसमें बताने वाली क्या बात है इनकी, ये समझ नहीं आ रही। अरे गिवन है तो गिवन है भाई, कहाँ गिवन है देख भी ले जरा, कहाँ गिवन है, कौन सी टेबल गिवन है, नीचे गिवन, कहाँ दिख तो नहीं रही। कह रहे हैं गिवन है, फिर कह रहे हैं गिवन नहीं, क्या माता बच्ची। अरे निकाल लेंगे बेटा, हमें आता है 10% के हिसाब से निकालना, परेशान हो रहे हैं लोग। नियरेस्ट रुपी तक कैलकुलेट करना है। कॉस्ट रेवेन्यू स्ट्रक्चर इज डिफरेंट इन बोथ द लोकेशन अबाउट टेबल, वो तो दिख ही रहा भैया कि कॉस्ट रेवेन्यू अलग अलग, केवल फालतू की बातें कर रहा। अब तक जो निकला है ना, केवल 2 चीजें काम की निकली है, टैक्स 35 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10, और एक ये काम का निकला है, 2 2 लाख लोन चुकाना, बाकी फर्जी बातें। ऐसे ही तुम्हें सवाल पढ़ते समय अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अलग करना होता है, काम की बातों को अंडरलाइन करना होता है, जिससे सवाल लगाते समय फिर माथा पच्ची ना करना पड़े, समझ लो। ऐसे देखना पड़ता है कौन सी काम की चीज है, रख लेते हैं, कौन सी काम की चीज नहीं वही नाली में फेंक देते हैं, वैसे सवाल छोटा हो जाता, आधी चीजें वही नाली में गिरा दोगे, सवाल छोटा लगेगा उससे लगा लेंगे। ठीक है, मतलब ये तो बात हो गई कि घर में अपना मसाले वसाले सारे रखे हैं, जो बनाना है उसके लिए पहले मसाला अलग निकाल के रख लिया, फिर ऊपर दिमाग नहीं लगाना कितनी हल्दी कितना, सब निकाल कर रख दिया, 2 चम्मच हल्दी, समझ लो, सारे आइटम निकाल के छोटे छोटे बर्तन में रख, इसके बाद आराम से बनाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऊपर मसाले में दिमाग कोई नहीं लगाना, सारे इंग्रेडिएंट पहले से निकाल के रखे हो, जैसे यूट्यूब पे बनाते हैं ना वो लोग, वीडियो बनाते हैं क्या करते हैं,
उतना ही भर का पहले निकाल के रखते हैं, नमक डाल दिया उस समय नहीं। अब हम लोग घर में जब नमक डालते सोचना पड़ता कितना चढ़ाया, कितना डालें, कितना, वो लोग पहले उतना ही निकाल के रखे कटोरी में, टक्का से गिरा दें बस हो गया। तो पहले प्रिपरेशन करके रखे हुए हैं। तो वही होता है सवाल की प्रिपरेशन करना। कोई वर्किंग कैपिटल में चेंज नहीं हो रहा है, मस्त सी बात है, अच्छी बात है। एक आपको स्टेटमेंट बनाना है जिससे, और वो इंक्रीमेंटल बेसिस बनाना है, ठीक है। टोटल बेसिस नहीं बनाओगे, सोचेंगे कि नई जगह से पुरानी जगह शिफ्ट करने में क्या एक्स्ट्रा आएगा, क्या एक्स्ट्रा जाएगा, उस हिसाब से आपको समझना है। और आपको रिकमेंड करना है कि कॉलेज रोड पे रिलोकेट करें कि वहीं जहां चल रहा था स्ट्रीट ए पे चल ले, ये है सवाल। अब इसमें से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अगर हटा दी जाए पिक्चर में और यहीं पे अगर लिख दी जाए छोटी छोटी करके, तो सवाल छोटा लगने लगेगा तुम्हें। और यहाँ भी यहाँ से लेके फालतू बात, मेट्रो बन रही तो बने ना बने बाढ़ में जाए, हमको क्या करना है, बात समझ रहे हो। काम की चीज बताए, वही होता है सवाल। जबरदस्ती अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करेगा, अपनी जो काम की चीजें हैं उनको अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, तो उनसे आप सवाल लगाओगे। तो ये एक बड़ा काम होता है कि जहां पे आप चीजें क्या करते हो, हटाते हो, रिमूव करते हो, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, अब सवाल करा देते हैं। वैसे अगर सही तरीके से करोगे तो यहाँ समझाया जा सकता है आपको। तो वही देखो, ये 2 लाख हमने तुरंत ही बताया था कि ये क्या है, आपकी संक कॉस्ट है। और इसको हम लोग इवेल्युएशन में क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट को भी अलग से कंसीडर नहीं करना है। रीजन है कि जो बैंक बैंक का इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करते हो, अगर थोड़ी देर पहले इस सवाल से आपने सीखा हो, तो जो भी ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करते हो ना, जब WACC वाला था क्या था, वर्कबुक का लगाया थे भी आप, जो भी ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट पे करते हो WACC में जाके एडजस्ट हो जाता है। WACC इन्होंने दे दिया है 10%, इसका मतलब इंटरेस्ट इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन वगैरह होंगी वो कहाँ जाके एडजस्ट हो जाएंगी, WACC में एडजस्ट हो जाएंगी। इसका कहीं और यूज पूरे सवाल में नहीं किया है आपने, समझ रहे हो। वही चीज यहाँ अप्लाई करोगे, वही यहाँ लिख रहा है बार बार कि जो बैंक का इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसका हम लोग कोई अलग से यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगा, WACC में हो जाएगा। ये बातें समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसका किसका सवाल लगाने में यूज नहीं करना है। फिर बैंक रीपेमेंट का जो लोन करोगे उसका भी अलग से रीपेमेंट नहीं करेंगे भाई। या तो ये मानो कि 10 लाख प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, या फिर समझो कि अपने घर से कुछ नहीं लग रहा है, हर साल 2-2 लाख बैंक को चुका रहे हो, वो आउटफ्लो मानो। एक ही तो आउटफ्लो मानोगे कोई, तो उसको कह रहा है अलग से कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट का आउटफ्लो नहीं है। आउटफ्लो तुम्हारा एक बार में 10 लाख प्रोजेक्ट में लगा दियो, लोन लेके लगा दियो, काम खत्म हो गया। तो 10 लाख या तो ले ले या तो 2-2 लाख ले। तो 10 लाख इन लोगों ने ले लिया है, तो 2-2 लाख को इग्नोर करेंगे जो आप पेमेंट करोगे। तो क्या सवाल में इग्नोर करना है वो बताया गया है। अब बहुत ही ध्यान से बात को समझना, ठीक है। कॉलेज रोड पे जो आपका रेवेन्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था, सेल 21 लाख की। तो कॉलेज रोड में रेवेन्यू 21 लाख लिखा है, इसका 2575 अलग अलग करके लिख लोगे। रीजन ये है कि स्ट्रीट रोड वाले 25% कस्टमर यहाँ आएंगे, ठीक है। 25% वाली लाइन दोबारा पढ़ा देते हैं। कह रहा है 25% ऑफ इट न्यू सेल word from the old customer at street A premises
who represent 25% of the state A sale value। समझ लो, उन्होंने दोनों का ही 25-25% निकाला है। अलग अलग निकालने की नीड क्यों पड़ रही है? अरे तो सो तो कर ही दिया ना, इसमें तो जुड़े ही होंगे ना। खुद ही बता रहा कि भाई सब मिला के 21 लाख की सेल होगी। तो चाहे उसको पुराने हो नए हो क्या मतलब, हमें तो इंक्रीमेंटल देखना है कि हमारी सेल 6 लाख से बढ़ेगी। तो इस 25% का बाइफरकेट करने का कोई मतलब बनता नहीं इसका। माथा पच्ची वाला काम है केवल। अपने तरीके से करा देते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा तुम्हारे लिए। इस 5 लाख में इन दोनों को घटाओ जरा। कितना रहा है? 320 माइनस टैक्स करो 35%, प्लस 30,000 डिप्रिसिएशन, 2,38,000। सेम चीज यहाँ निकालो, 10 लाख में इन दोनों को माइनस करो, -35%, प्लस 2 लाख का डिप्रिसिएशन, 5 लाख एग्जैक्ट। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 3,26,000। इन लोगों ने 2,66,500 निकाल रखा है। इन्होंने सब कुछ कैलकुलेट करके यहाँ 2,66,500 निकाला है। अच्छा, डिप्रेशन का टैक्स ही अलग लिया। तुम लोग का कितना आया था अभी?
अभी हम लोगों ने कितना निकाला, 326, इसको जोड़ो यार, 266 और 59,500। कहानी घुमा रहा खालती फालतू की बस। चलो समझ लिया इसको हमने, बस लिखवाने लिखवाने वाली बातें करनी है। और 2 मिनट लगेगा, करा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करने में। कौन सा क्वेश्चन है ये? दिसंबर 2016। इसमें 25% वाला मैटर अलग से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मिला के दे दिया है। वो ना देता तो बीमारी ज़्यादा होती। तो ये है ओल्ड वाला हिसाब किताब, ओल्ड लोकेशन, ये है न्यू लोकेशन। कंट्रीब्यूशन आपको दे दिया है, कंट्रीब्यूशन से शुरुआत करेंगे हम लोग। 5 लाख, 10 लाख, माइनस करोगे एक फिक्स कॉस्ट जो एक्सक्लूडेड डेप्रिसिएशन है, एक डेप्रिसिएशन। 150 और 30, 240 और 2 लाख। माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स माइनस कर दोगे 35%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिप्रेशन वापस जोड़ लोगे, तो ये वैल्यू जो आ जाएगी 238, तो इधर आ जाएगा 5,64,000। ये आ जाएंगे कैश इनफ्लो। कुल मिला के ये है कि पुरानी जगह से नई जगह शिफ्ट करने में इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कितने आएंगे? 326 ना, तो 3,26,000। एक तो ये हो जाएगा, एक वर्किंग नोट बन गया कि हर साल हमें 326 ज्यादा कैश इनफ्लो आएगा पुराने वाले के कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसी में टैक्स सील्ड वील्ड सब घुस जाएगी सब। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसमें हो गया है हमारा। इसके बाद एक और हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बहुत ध्यान समझना। जब पुरानी लोकेशन से नई लोकेशन जाओगे, अभी मैं नई लोकेशन को किराए पर उठा सकता हूँ 1,20,000 में। तो अगर पुरानी से नई जाओगे तो 1,30 का एक्स्ट्रा फायदा होगा। कहो कैसे? नई वाले का भी किराया पे उठाते 1,20 किराया होता, और जब यहाँ पुराने नए शिफ्ट में कर लोगे तो यहाँ किराया 2.5 लाख आएगा। तो रेंटल 1,30 एक्स्ट्रा आएंगे आपके पास। कैसी बात कर रहे हो? पुरानी से 2.5 आता अगर किराया पे उठाएंगे तो। नई जाने की तो सोच रहे हो आप, ओल्ड वर्सेस न्यू सोच रहे हो। तो नई शिफ्ट करें तो क्या एक्स्ट्रा आएगा, क्या एक्स्ट्रा जाएगा? नई शिफ्ट करोगे तो नए वाले से 1,20 नहीं कमा सकते हो, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रही है। पुरानी वाले से 2.5 लाख आना शुरू होगा, तो टोटल 1,30 के फायदे में है हर साल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1,30 का जो फायदा होगा उसमें टैक्स भी देना पड़ेगा आपको। 1,30 की रेंटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी रेंटल इनकम बढ़ जाएगी, उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसको भी आफ्टर टैक्स करेंगे तो वो भी कैश इनफ्लो। तो ये हो गए हमारे रिकरिंग कैश इनफ्लो, ये भी हर साल आएंगे। और एक और वर्किंग नोट बनेगा जिसमें लॉस ऑफ रेंट, लॉस ऑफ रेंटल इनकम। तो पुराने को 2.5 लाख में किराए पर उठा सकते हैं, नई वाले को 1,20 में। तो अल्टीमेटली नई जगह पे शिफ्ट करने में लॉस ना लिखे। ये तो रेंटल इनकम हो गई हमारी, इंक्रीमेंटल रेंटल इनकम, इनका नाम ये रखेंगे हम लोग तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी नई पुरानी जगह से नई जगह शिफ्ट करें तो एक्स्ट्रा रेंट आना चालू होगा, जो कि 1,30,000 का होगा। लेकिन जितनी एक्स्ट्रा इनकम होगी इसमें भी तो टैक्स देना पड़ेगा आपको। कितने का? 30% का। हाँ बेटा, 35,000। अच्छा 35% हो, ये कह रहे हो 35%। तो 1,30,000 का 35% निकाल लो, 84,500। तो 84,500 ये भी आपको हर साल की क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। ये भी एक्स्ट्रा फायदा है आपका। तो दो दो फायदे हो गए। ठीक है,
तो देखो आप क्या निकाल रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लो निकाल रहे हैं। एक जगह से 326 आएंगे हर साल, और 84,500 की रेंटल इनकम एक्स्ट्रा बचेगी आफ्टर टैक्स, और इनटू पीवीएफ लगा दो 5 साल का, और 5 साल का पीवीएफ 10% रेट से करते हो तो वही आता है आपका 3.790 के आसपास। ठीक है, 3.790 के पास आ जाएगा। ठीक है, बस एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। WACC तो दे दिया है इसको ना। अब देखो, एक थोड़ी सा सवाल में प्रॉब्लम है कि WACC देने के पास, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ वर्डों पे, उसी से खेल रहा है सवाल। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब प्रोजेक्ट बिगिन नहीं करते अभी का जो चल रहा था पुराना काम धंधा, उसमें WACC 10 आता था, लेकिन हम तो नए काम धंधे का निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। तो नए वाले का क्या कॉस्ट आएगी वो नहीं दे रखा है, और अभी तो आपके सवालों में ऐसा कभी आया नहीं, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे ना तो कभी कभी आएगा। इस सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल देगा ही नहीं। जब सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं देता है, इंटरमीडिएट में एक सवाल में ऐसा हुआ था, तो हमने आपको बताया था कि जो ब्याज का रेट होगा लोन लेने में उसको 1 - T कर लो। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उसको क्या कर लेंगे हम लोग, 1 - T कर लेंगे। तो यहाँ आपको ये जो निकालना पड़ेगा ना वो अलग रेट से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे PVAF निकालोगे 7.8% के रेट से। 7.8 कैसे आ रहा, अभी 2 मिनट सब रखो, सब बताया जाएगा। 7% 8 का रेट लो और 5 साल का PVAF निकालो 4.014। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, कितना, माइनस कर देंगे कैश आउटफ्लो, ये आ जाएगी NPV 6,47,747। प्रोजेक्ट लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। और ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकला है वो इंटरेस्ट रेट 1 - T करके निकाला जाता है, अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट नहीं दे रखा है। दे रखा है लेकिन वो पुराना वाला बता रहा है, हमें तो इंक्रीमेंटल चाहिए कि नया जो प्रोजेक्ट में 10 लाख की कैपिटल लगाएंगे उसमें क्या आएगा हमारा। इंटरेस्ट कंसीडर करना चाहिए क्यों, यहाँ पे हो गया ना, आफ्टर टैक्स कर दिया तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम कर दे रहे हो, यहाँ पे सेम चीज हो गई। चाहे उधर से कान पकड़े चाहे इधर से कान पकड़े, उस आग भी सही कह रहा है ये। ठीक है, अगर मान लो मेरे बस चलता तो ये आउटफ्लो जो एक बार 10 लाख में दिखाया गया है, एक साल में नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि पेमेंट तो आप 2-2 लाख करके बैंक को दोगे ना 5 बार में। ठीक है, तो जो आउटफ्लो एक साथ 10 लाख दिखाया जा रहा है, तो 2-2 लाख 5 बार दिखा के उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते, वो माइनस करते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा नहीं कर रहा, ये इंस्टीट्यूट यही कर रहा है, तो हम लोग भी इसी के साथ जा रहे हैं ना। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें करना होता तो वही करते, तब भी इंटरव्यू पॉजिटिव ही आती, अल्टीमेटली प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट ही करते आप, तो डिसीजन में ऐसा कोई चेंज नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ डिस्काउंटिंग करके लिखते हो, मान लो 10 लाख दिख रहा हो 8 लाख हो जाता, 7.5 लाख हो जाता, लेकिन 6 लाख का एकदम जीरो थोड़ी ना हो जाता, तो अल्टीमेटली डिसीजन पॉजिटिव लेते आप। नहीं, आउटफ्लो 0 पीरियड में नहीं हो रहा ना, 10 लाख का लोन लेके आ रहे हो, इसका पेमेंट आप 2-2 लाख करके दे रहे हो। तुम्हारे पास से कहाँ गया, तुम तो लोन लेके आए हो। जा कब रहा है तुम्हारी जेब से, ये देखो मेरे पास कुछ नहीं, इधर से 10 लाख आएगा लोन,
ठीक है, रखा रहेगा, 2-2 लाख करके दे रहे। तो इंटरेस्ट माइनस तो कर लिया बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कितनी जगह इंटरेस्ट का बेनिफिट लोगे आप? हाँ बेटा, अरे डिस्काउंटिंग तो करेंगे ना हम, टैक्स सेविंग की बात ही नहीं कर रहे हैं। पे जो पे कर रहे हो आप, वो 2-2 लाख करके 5 बार बैंक को देना पड़ रहा है ना। इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग यहाँ चली गई क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट को 1-3 कर दिया, तो इंटरेस्ट रेट तो भूल ही जाओ। जो प्रिंसिपल भी आप पे कर रहे हो 2-2 लाख रुपए, वो 2-2 लाख करके 5 बार में दे रहे हो ना कि 10 लाख एक साथ। अभी आप केस स्टडी वन जो कराया था पिछली क्लास में, उसमें भी देखो जो पैसे आप दे रहे थे अलग अलग माइनस किया था जब जब दे रहे थे आप। वही चीज यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन अभी सवाल में नहीं लगाए इंस्टीट्यूट ने, तो जैसे कर रखा है वैसे ही कर लो। तो इसी तरीके से इनका भी सोल्यूशन आया है। इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं निकला, फालतू की बात है, कोई मतलब नहीं निकला। ये जो उन्होंने दो अलग अलग अमाउंट निकाले थे, हम लोगों ने करके एक साथ निकाल दिया, वो अपना काम जल्दी से हो गया, इतना माता पच्ची नहीं करना पड़ा। मतलब इस तरीके से कर लोगे तो सवाल अपना जल्दी लग जाएगा, और अननेसेसरी चीजें हम लोग को नहीं करनी पड़ेगी। फोटो शेयर कर देंगे, घर पे टीप लेना। यहाँ तक करो, बाकी कल आगे चलते हैं हम लोग। एक एक सवाल बहुत तगड़े हैं।